बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 6 सितंबर है। इस वीडियो में आपके सामने तस्वीर का वो रुख रखूंगा, वो आदादो शुमार रखूंगा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान को आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3 साल में बदकिस्मती से 2 ऐसे बड़े गैर सियासी नौइयत के बहरानों का सामना करना पड़ा जिनको आप नेशनल लेवल का, एक कौमी सतह का बहरान करार दे सकते हैं। एक बहरान उस वक्त आया जिस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी और एक बहरान का इस वक्त मुल्क को सामना है। इस वीडियो में ज़रा कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने किसी भी शख्स की कायदाना सलाहियत को जांचना है, अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि इसमें लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं हैं, तो आपने ये देखना है कि बहरान की कैफियत में उसने कैसे परफॉर्म किया। इस वक्त जो हमें एक स्पाइनलेस स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, एक बेजान, मुर्दा और सबमिसिव यानी कि ग़ुलामाना स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। कोई सफारती पत्ते, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कार्ड्स और ऑप्शंस ड्रेन हुए हुए नज़र आ रहे हैं और मीडिया पर चापलूसी से भरपूर खबरें लग रही हैं। पहले ज़रा फ्लैशबैक ले लेते हैं कि बहरान आया 2020 में, कोरोना वायरस का। फ्लैशबैक अगर आपको दूं, आपकी याददाश्तों में ताज़ा होगा क्या हो रहा था। पूरी दुनिया में एक नफसा नफसी का आलम था। किसी को नहीं मालूम था कि कोरोना वायरस की वबा से किस तरीके से निपटा जाए। दुनिया भर के ममालिक अपने अपने सिचुएशन को, अपने मुल्क में हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा किसी और की किसी को क्या परवाह होती। पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी सूरत हाल को बेहतर करने के साथ साथ एक काम किया जो कि मेरा ख्याल है कि शायद एक बड़ी सर्विस थी दुनिया भर के गरीब ममालिक के लिए। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर सबसे पहले मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ उठाई पूरी दुनिया में कि एक ऐसा वक्त जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज, अपनी दौलत, अपनी फाइनेंसेस जो हैं वो इस वायरस से निमटने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनके मकरूज़ हैं ये छोटे और गरीब ममालिक, इनको एक ग्लोबल डेट रिलीफ दिया जाए, इनको कर्ज़ों से छूट दी जाए, उसकी अक़सात में वापसी में नरमी बरती जाए। पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक शामिल हुए, बहुत सारे ममालिक का एक ग्रुप बन गया। इन्होंने बाकायदा लॉबी की। वज़ीर आज़म जो उस वक्त थे इमरान खान साहब, उन्होंने हर बड़े आलमी फोरम पर इस मसले को बड़ी शद्दोमद के साथ उठाया। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको फॉलो किया, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बड़ा इफ़ेक्टिवली इसको फॉलो अप किया और फिर जब ग्लोबल जो डेट रिलीफ का पहला फ़ैसला सामने आया, उसके बाद लगभग 31 ममालिक ने इससे फ़ायदा उठाया। 21 दिसंबर को ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की भी वर्ल्ड बैंक के साथ 1.7 बिलियन डॉलर्स की डील तय हो गई है, 1.7 अरब डॉलर्स। और उस दौरान लोकल लेवल के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी थी आपको मालूम है, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने बाद में जो अपनी एस्टिमेशंस और कैलकुलेशंस दी, उनके मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान पहले 3 ममालिक में शामिल था जिसने कोरोना वायरस से निमटने के लिए बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए। स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को आपको मालूम है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उसके रास्ते में भी रुकावट बने। लेकिन हुकूमत जो है उसने डिटरमिन्ड होकर उस वक्त पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा के बदतरीन असरात से बचाया। अब हमारे सामने एक सूरत हाल मौजूद है। उस सूरत हाल में मैं आपको जो आदादो शुमार रखने लगा हूँ ये शायद आप लोगों की आंखें खोल दें, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और आलमी इदारे जो हैं वो इस वक्त चीख कर क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका ट्विटर अकाउंट क्या कह रहा है, एहसन इकबाल क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं और हुकूमत का रोल जो है वो किस तरह का नज़र आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है। जो सैलाब की सूरत हाल है इसको पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन सैलाब करार दिया जा रहा है। इस वक्त 1/3 ऑफ पाकिस्तान यानी कि 1/3 रकबा पाकिस्तान का ज़ेरे आब है, पानी के नीचे है और जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। लोगों से उनके सर के ऊपर जो छत मौजूद थी वो छिन चुकी है। बहुत सारे लोग, उनके रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, पुल तबाह हुए हैं, माल मवेशी जो है वो पानी के साथ बह गया। 9 लाख के करीब जो है लाइव स्टॉक उसका नुकसान हो चुका है और ये अभी इनिशियल एस्टिमेट्स हैं। साथ ही जो कीमती जानें गई 1350 से ज़ायद, वो एक अलहदा से फिगर है, आपको मालूम है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस सारे
मामले का जो तखमीना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब कह दिया गया है और इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इस वक्त जो पाकिस्तान की एक सबमिसिव यानी कि ग़ुलामाना और एक स्पाइनलेस यानी कि बेजान और मुर्दा यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती, जो दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता, वो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो शादियाने इस मुल्क में बजाए जा रहे हैं, इस मुल्क का जितना बड़ा नुकसान हुआ उसके अगेंस्ट अपील जो लॉन्च की गई, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसका बहुत क्रेडिट लिया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा PR कैंपेन चलाई। मुख्तलिफ चैनल्स ने कहा कि बिलावल की एक कॉल पर दुनिया भर से 130 अरब रुपए आ गया, 160 मिलियन डॉलर की कमिटमेंट्स की गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 अरब डॉलर के नुकसान के अगेंस्ट 160 मिलियन डॉलर बिल्कुल ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में ज़ीरा डाला जाए। ये इमदाद भी पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मिल रही, उसके पास रिसोर्सेज नहीं आ रहे कि वो जाकर लोगों को हेल्प आउट कर सके, बल्कि ये इमदाद, इसमें बेशतर हिस्सा जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ जो ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज़ हैं, इमदादी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा, उसके ज़ेली इदारे शामिल हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस INGOs जिनको कहा जाता है वो शामिल हैं। उनके ज़रिए ये पैसा आएगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत इससे कहीं बढ़कर है और ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेके मुख्तलिफ ममालिक के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके वज़राए आज़म, उनके वज़राए ख़ारजा, उनके एनवायरमेंटलिस्ट और दुनिया भर में एनवायरनमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करने वाले बड़े बड़े सहाफ़ी इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस क्राइसिस का, जिस सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान ने उसको कॉज नहीं किया, पाकिस्तान उसकी वजह नहीं है। दुनिया के अमीर ममालिक उनकी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो सनती तरक्की की उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया में कार्बन एमिशंस की, उससे टेम्परेचर एक ग्लोबल जो इम्पैक्ट आया वार्मिंग का, पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा। पाकिस्तान में 7,253 के करीब ग्लेशियर्स हैं, उनके पिघलने का अमल तेज़ हुआ और उसकी वजह से जब मॉनसून आया तो ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आ गए। तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान ने इसको कॉज नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि आप हमारा मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ें, आप उनको बताएं कि हमारे साथ क्लाइमेट इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ हम विक्टिम हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खुशियां मनाई 160 मिलियन डॉलर पे। और उसके बाद होता यह है कि हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर आदाद व शुमार, और बड़ी अच्छी बात है, हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म का सामान भेज रहे हैं। जो उन्होंने प्लेजेस किए थे उसके अगेंस्ट सामान भिजवाया जा रहा है। उसमें खुराक शामिल है, उसमें दवाइयाँ शामिल हैं, उसमें बिस्तर शामिल हैं, उसमें गर्म कपड़े शामिल हैं, उसमें टेंट शामिल हैं, उसमें इस किस्म की अशिया शामिल हैं जो कि आप जिनको आर्जी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ इसके बाद है और वो असल भयानक फ़ेज़ होगा जहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने करोड़ों लोगों के लिए दोबारा घरों में रहने का इंतज़ाम करना है, उसके पैसे मौजूद नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दफ्तर खारजा जो है वो हमारे सामने आदाद व शुमार जारी करता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को 41 परवाज़ों के ज़रिए इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। इनमें तुर्कमानिस्तान शामिल है, UNHCR की तरफ से फ़्लाइट आई है, यूनिसेफ की तरफ से आई है, फ़्रांस की तरफ से, कतर की तरफ से, उज़्बेकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, तुर्की की तरफ से और मुत्तहिदा अरब अमारात। सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट्स पर सामान आया है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से आया। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपके पास सामान आ गया, लेकिन क्या ये सामान काफ़ी है लोगों की इमदाद करने के लिए? ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो फ़ेज़ शुरू होना है, आप अभी तो उनको खाने पीने की अशिया फ़राहम कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? ये जो 160 मिलियन डॉलर की कलील रकम है इस क्राइसिस के मुकाबले में, वो तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है, कोई सीरियसनेस आपको नज़र नहीं आती हुकूमत के लेवल पे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ट्विटर पर जाते हैं, वो ये बता रहे हैं, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और शुक्रिया अदा करना चाहिए कोई भी जितनी भी मदद कर रहा है, लेकिन वो ममालिक, कांग्रेस के डेलीगेशन को आप लेकर जा रहे हैं, आप उनको एरियल सर्वे करवा रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को, हाई कमिश्नर्स को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप एक भी मरतबा अपने लहजे में सख्ती लाकर, अपने लहजे में एटलीस्ट ये मामला इसको शद्दोमद के साथ नहीं उठा पाए कि पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस आया है, जो बहरान आया है, उसकी वजह
ये अमीर ममालिक हैं और आप इनसे कहें कि आप हमें कंपनसेट करें। अपने सफारती कार्ड जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बांग्लादेश की मिसाल मैं आपको देता हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँ कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ रोक रही है कि आप पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर इस वक्त कहें कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख़ के सबसे बदतरीन आफत से दो चार है। जो एस्टिमेट्स थे 2005 के ज़लज़ले के, मैं एक वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एस्टिमेट्स थे 2.3 बिलियन डॉलर। इस वक्त जो पाकिस्तान को क्राइसिस है, इस क्राइसिस में 10 अरब डॉलर, यानी कि स्केल 5 गुना, लगभग 5 गुना आप समझ लें, ज़्यादा लेकिन 5 नहीं करें तो आप 4 कर लें, कम से कम 4 गुना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है 2005 के मुकाबले में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन से सफारती पत्ते इस्तेमाल कर सकती है? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, और वो बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो कि पाकिस्तान में इस क्राइसिस का मौजब हैं, उनको ये बताएं कि अगर आप हमारी मदद नहीं करते, अगर आप हमें कंपनसेट नहीं करते, प्रॉपरली हमारे हेल्प के लिए नहीं आते, तो फिर हम यूक्रेन और रूस की जंग, चाहे जिस भी मुकाम पर जो भी चल रहा हो, हम रूस से सस्ते दामों तेल खरीदेंगे, हम ईरान से ऑयल परचेज़ करेंगे, ताकि हम उस पैसे को जो हम ऑयल की मद में बचाएंगे वो हम अपने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नहीं, आपको ये आवाज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर एक सबमिसिव अप्रोच है। कौन नाराज़ हो जाएगा? और जिसने एक जहाज़ भेज दिया, जिसने चंद मिलियन डॉलर जो है वो कमिट कर लिए, आपने उसको कबूल कर लिया, आपने कहा कि बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया ज़रूर अदा करें, लेकिन उनको बताएं कि आपने जो गंद इस पूरी कायनात में, इस पूरे मुल्क जो कुराए अर्ज़ है, ज़मीन है, इसके ऊपर जो गंद आपने पैदा किया है, उसका जो मलबा है वो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं उठाना, बल्कि आप उसमें हमारे साथ शरीक होंगे। बांग्लादेश के ऊपर आ जाते हैं, एक मिसाल देता हूँ, यानी कि बांग्लादेश जैसा मुल्क अगर अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स को इतने स्मार्टली प्ले कर सकता है अपने इंडिया के साथ मामलात को सेटल करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान को कौन सी चीज़ रोक रही है? 2020 का साल आपको याद दिलाऊं, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी की थी। बड़ा दिलचस्प केस है। हुआ क्या कि इंडिया में इंतखाबात होने थे चंद रियासतों में, जिसमें बिहार शामिल है, जिसमें आसाम शामिल है, और ग़ालिबन मेघालय और एक दो मज़ीद रियासतें हैं, वहाँ पर होना था इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले सितंबर के महीने में इलेक्शन होना था 2020 में, और उससे पहले मॉनसून आया और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। कर्नाटका समेत मुख्तलिफ़ रियासतों में जो इंडिया की प्याज की फसल थी वो तबाह हो गई। वो तबाह होने के बाद इंडिया ने रियलाइज़ किया, इंडियन बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कि अगर हम प्याज जो है वो सस्ते दामों फराहम नहीं करते अपने लोगों को, क्योंकि इससे पहले, इन बारिशों से पहले वहाँ पर जो प्याज की 6 से 8 इकसाम इंडिया में काश्त होती हैं, उसकी कीमत 20 से 35 रुपए के दरमियान थी। इंडिया ने एक फ़ैसला किया कि जो एक्सपोर्ट करता है अनियन, यानी कि प्याज की दरामद करता है इंडिया, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, इसी तरीके से आसियान रीजन में चंद ममालिक को जो भिजवाया जाता है, उस पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए। 15 या 14 सितंबर को एक SRO जारी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मुख्तलिफ ममालिक को जो प्याज के भिजवाने का अमल है वो जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पर रोक दिया जाता है। लगभग 2100 ट्रक जो कि रास्ते में होते हैं बांग्लादेश के, उनको रोक लिया जाता है। और बांग्लादेश में क्राइसिस, प्याज की किल्लत का इस कदर बढ़ता है कि वहाँ पर जो प्याज है उसकी कीमत 200 टका से तजावुज़ कर जाती है। अब बांग्लादेश जो है वो इस वक्त एक बड़ा स्मार्ट मूव करता है। उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक धमकी देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर इसके हवाले से और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ग़ालिबन उनका नाम शहरियार आलम है। शहरियार आलम जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है, इंडिया अगर हमें प्याज नहीं दे रहा तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम पाकिस्तान के साथ अपनी तजारत बहाल कर रहे हैं, और आइंदा हम प्याज की और दीगर सब्जियों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो आपको मालूम है कि इंडिया की दुखती रग है पाकिस्तान। उनको ये मालूम है कि अगर ये सिलसिला एक दफ़ा शुरू हो गया तो तजारत जो है उसके साथ सफारतकारी की राहें भी खुलती हैं, और इंडिया और पाकिस्तान, और फिर चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश और चाइना, इनके दरमियान जो है वो फिर मामलात रोके नहीं जाएंगे। इंडिया ने फौरी तौर पर एक और SRO जारी किया इस धमकी के
24 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी की वो हुकूमत, जिसको बहुत टफ हुकूमत कहा जाता है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटती, उसने एक और SRO जारी किया और उसने कहा कि नहीं, बांग्लादेश जो है उसको प्याज भिजवाए जाएंगे, फलां पोर्ट जो है उनको ऑथराइज कर दिया गया बंदरगाहों को कि वहाँ से प्याज की तरसील जो है वो बांग्लादेश की जाएगी। तो ये वो सफारती कार्ड थे, वो पत्ते थे जो आपने इस्तेमाल किए और इसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमने देखा कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, अलॉन्ग विद देयर जो कम्युनिकेशन के और रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं, उनके साथ बांग्लादेश की सरहद पर जाते हैं और एक और मामला, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे, उनको मनाना था बांग्लादेश को, तो एक और पुराना मामला जो चल रहा था लोकोमोटिव्स की फराहमी का, यानी कि रेलवे के इंजन्स, ट्रेनों के इंजन जो है वो फराहम करने का, तो 10 लोकोमोटिव के फराहमी की सेरेमनी जो है वो बॉर्डर के ऊपर की गई इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बांग्लादेश जो है वो अपने सफारती कार्ड्स को, अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर पाकिस्तान, जिसको इतने अनप्रेसिडेंटेड आफत का सामना है और एक ऐसा वक्त जब दुनिया बज़ाहिर यूक्रेन और रूस के तनाज़े के वजह से पैदा होने वाले जो आलमी तेल के बहरान, यानी कि उसकी कीमतों के बहरान में उलझी हुई है, उसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये ममालिक पाकिस्तान की मदद ना कर पाएँ। उसके बावजूद पाकिस्तान इफ़ेक्टिवली इन ममालिक को परसुएड करने में अभी तक नाकाम है। एक और इसमें इंतहाई अहम पहलू है जिसके ज़रिए पाकिस्तान शायद अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता है, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। और उसमें जो फैक्ट्स हैं उस पर कोशिश ये भी करूँगा कि दफ्तर ख़ारजा से जो है वो बात की जाए। अल्लामा इकबाल जो है उनका, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका एक शेर है वो मैं आपको जाते जाते सुना देता हूँ कि ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने महराबे मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। यानी कि वो वक्त जिस वक्त आपने क़याम करना था, खड़े होना था और इन ममालिक को आंखों में आंखें डाल के इस बहरान से हमारे मुल्क को निकालना था, आप उनके सामने सजदा रेज़ हो चुके हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।